चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। देखिए, इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द मेंबरशिप। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बोलो? लास्ट क्लास में बच्चों मेंबरशिप के बारे में बात हो रही थी और मुझे लगता है मेंबरशिप के बारे में बहुत कुछ बता दिया है। और मेंबरशिप के बारे में आज चैप्टर खत्म कर देंगे मेंबरशिप, और आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर विल स्टार्ट सम न्यू चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा बचा है, छोटा सा चैप्टर था मेंबरशिप। देखो, अच्छा कोई बताएगा मेंबरशिप में अभी तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंबर? दूसरा, हु कैन बिकम मेंबर, हाउ टू बिकम मेंबर, टर्मिनेशन ऑफ मेंबर, मेंबर कैसे टर्मिनेट होगा, ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। चलो सर, और आज हमें क्या करना है? सेक्शन 19 करना है। लिखो भाई, टेक्निकल सेक्शन है। आई होप सबने लास्ट क्लास देख ली होगी। कोई ऐसा जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। लिखेगा, और मेंबरशिप की डेफिनेशन कहां दे रखी है? 2 क्लोज 55 लिखेगा। सेक्शन 2 क्लोज 55। मेंबर कौन है? सी नाउ। अच्छा, एक सवाल था, कैन अ कंपनी बिकम मेंबर? कैन अ कंपनी बिकम मेंबर? Member of another company? Another company. Answer is yes. Can a company become a member of another company? Yes. Answer is yes. लेकिन याद है इसकी एक एक्सेप्शन थी क्या? इसकी एक एक्सेप्शन थी। There was one exception, और क्या था बोलो जरा? बड़ा सब्सिडरी कंपनी cannot purchase shares of its holding company, बट एक सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती। ये मैं सब लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एवरीथिंग इन द लास्ट क्लास। ठीक है, अब इसको हम रिपीट नहीं करेंगे आपके लिए, और आप लास्ट क्लास का बैकअप ले लीजिएगा। तो इससे ज़्यादा भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं आपके लिए। सी नाउ, एक्चुअली क्या ना, आप लोगों में एक अच्छी बात ये है कि आप लोग इंटेलिजेंट काफ़ी हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर है ना एक प्रॉब्लम ये है, लैक ऑफ पैशन। आप में कुछ करने का पैशन नहीं है, तो यू आर निल एक्चुअली। अब जैसे मैं देखता हूँ कि मतलब आप लोग में से ही आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब आपका मन करता है आप छुट्टी करते हैं, जब आपका मन करता है आप आ जाते हैं। मतलब कोई पता ही नहीं है, कोई वे ही नहीं है, जो मन करता है वो कर लेते हैं। मतलब दिस इज़ नॉट द वे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा तो फ़ायदा ही है, नुकसान सिर्फ आपका ही है। और जो ये बच्चे फेल होने का सबसे बड़ा कारण बस यही है। This is the biggest reason why student get fail. That is the biggest reason. अब देखो, तुम इतने डफर हो, तुम्हें कारण भी बता दिया फेल होने का, फिर भी तुम सुधरोगे नहीं। क्यों? तुमने ठान रखी है फेल होके दिखाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, आपने ठानी हुई है ये। यस, और पता है आपके साथ एक प्रॉब्लम और क्या है? जरा सी भी चीज हो जाती है, कोई भी चीज, सबसे पहले छुट्टी करनी है। थोड़ा फोग ज्यादा हो गया, छुट्टी। थोड़ी ठंड ज्यादा हो गई, छुट्टी। यू डोंट हैव द प्रायोरिटीज इन योर लाइफ। जब तक आपको प्रायोरिटीज नहीं होंगे ना, तब तक आप जिंदगी में एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते। और कई तो इतने महान है, जैसे क्लास ली, 2 ली, तीसरी में गायब। यू पीपल डजंट हैव एनी प्रायोरिटी कि हमें करना क्या है। और अगर जब तक आप ऐसे करते रहोगे तो मेरी ये बात याद रखना, आप जिंदगी में कामयाब तो नहीं हो पाओगे। रिमेंबर दिस, गेटिंग दिस। और ऐसा आप लोगों को फील होता है जैसे आपने क्लास छोड़ दी, ऐसा फील होता है यार आज बहुत कुछ मिस हो गया। ये भाई साहब मैं गारंटी से बता रहा हूँ,
किसी को एहसास भी नहीं होता होगा कि कुछ मिस हो गया आज, कि जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट मिस हो गया है ना। अच्छा कैसे लगता है, अबे क्लास ही तो थी, देख लेंगे। मतलब दैट इज द एटीट्यूड दैट यू पीपल आर हैविंग। और जब तक ये है ना बेटा, यही मरवाएगा तुम्हें बस। अच्छा, और पता है क्या, कई तो सीरियस कब होंगे रिजल्ट के बाद, क्योंकि एक बार वो लगना बहुत जरूरी है। तो एक बार तुम फेल हो गए और उसके बाद तुमको अब हम सीरियस होंगे, ये जो बता रहा था ना भाई ये सही बता रहा था। और कई तो तैयार है अगले टाइम को में फॉलो करें, ये सारी बातें वो अगले टाइम में ही फॉलो करेंगे फेल होके। क्योंकि कहते हैं यार जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता ना मजा नहीं आता। जिंदगी में एक्सपीरियंस करना भी बहुत बड़ी चीज है, तो पहले ही एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद ये फॉलो करेंगे। दैट इज ऑल्सो द रियलिटी। एनीवेज, तो देखो मैं तो तुम्हें समझा ही सकता हूं, और क्या कर सकते हैं। लिखो वन एक्सेप्शन इज देयर, बस चुप करके देख ले। गुड। अब थोड़ा सा डराना भी जरूरी है तुम लोगों को, नहीं या तेरे को कौन डराएगा भाई तेरे से तो पूरा देश डर रहा है। लिखो मोहित सर कहाँ का सर नाउ से नाउ। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ, ये पेपर में आएगा आपकी बार, दिस अटेम्प्ट ये आना तय है। लिखिएगा, अ सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। एक सब्सिडी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती, इतना लास्ट क्लास में बता दिया था। लेकिन लिखिएगा सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज, इसकी 3 एक्सेप्शंस हैं, इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। इट इज हैविंग 3 एक्सेप्शंस। 3 केस ऐसे हैं बेटा, 3 केस ऐसे हैं जहां पे हम बोलेंगे कि सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर परचेज करके रख सकती है। 3 सुपर केसेस ऐसे हैं। क्या ना सब्सिडी कंपनी परचेज शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी? नो। लेकिन 3 केस ऐसे हैं जहां पे सब्सिडी कंपनी कैन परचेज शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, और वो सब्सिडी कंपनी अपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड करके रख सकती है। इज इट ओके? अच्छा, सब्सिडी कंपनी कब बनती है? When you hold more than 50% वोटिंग राइट। ये भी बताया था सेक्शन 2 क्लोज 87। एक कंपनी सब्सिडी कंपनी कब बनती है? जब आप उस कंपनी के कितने शेयर खरीदते हैं? मोर देन 50%। लिखो जरा ध्यान से, दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड, दिस अ कंपनी वाई लिमिटेड, 2 कंपनीज हैं। और जो ये कंपनी ना वाई लिमिटेड होल्ड्स 10% शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ऑलरेडी, मुझे बताओ जल्दी से, वाई के पास एक्स के कितने शेयर हैं? 10%। मुझे बताओ इसमें से कौन सी होल्डिंग है, कौन सी सब्सिडी है? कौन होल्डिंग है, कौन सब्सिडी है? या कोई किसी का नहीं है? इसमें कोई किसी का नहीं है, क्योंकि आप होल्डिंग सब्सिडी कब बनते हो? जब आपके पास कितने शेयर होते हैं? मोर देन 50। तो यहां पे किसी के पास मोर देन 50 हैं, तो यहां पे कोई किसी की होल्डिंग सब्सिडी नहीं है। अच्छा, वाई के पास कितने शेयर हैं? ऑलरेडी हैं, यस और नो? स्टेप 2। और एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 60% शेयर खरीद लिए। अब मेरा सवाल है, अगर एक्स वाई के 60% शेयर खरीद ले तो क्या होगा? क्या दिस कंपनी बिकम होल्डिंग और दिस कंपनी बिकम सब्सिडी? बोलो ना, यस और नो? यस। अच्छा, केस क्या था? अ सब्सिडी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर इन सब्सिडी कंपनी, बट एक्सेप्शन नंबर 1, इफ अ सब्सिडी कंपनी, if subsidiary company already hold share in holding company, then it is allowed। तो ये allowed है। और लास्ट क्लास में किसी ने सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा था और मैंने बोला था जब टाइम आएगा तो बता देंगे, तो दैट इज अ आंसर फॉर यू whoever has asked, आपके सामने है। A subsidiary company cannot purchase share of its holding company. A subsidiary company cannot hold share of its holding company, but if a subsidiary company already hold share in the होल्डिंग कंपनी बिफोर बिकमिंग अ सब्सिडी कंपनी, देन दिस इज टोटली अलाउड, क्योंकि ये काम आपने कब किया था? सब्सिडी बनने से पहले। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि जो सब्सिडी कंपनी है, अब सब्सिडी बन चुकी है, क्या अब ये फर्दर शेयर खरीद सकती है? फर्दर खरीदना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर पड़े हुए हैं तो इट इज अलाउड, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हैं, टोटली
allowed. That is situation. Anybody, any question, most welcome. जो मर्जी पूछ लो इस पॉइंट में. I am waiting for your questions. कुछ पूछना चाहते हो? इजी है. सेकंड और थर्ड थोड़ा मुश्किल है. फर्स्ट तो इजी ही था, और मुझे पूरा यकीन है तुम सेकंड थर्ड में बहुत सारे सवाल पूछने वाले हो. Let us see. That is point 1. Situation 2 लिखिएगा. If subsidiary company hold share as a trustee, hold share in holding company as a trustee. क्वेश्चन थोड़ा सा पूछिएगा मेरे से जरूर, बट दिमाग लगा के पूछिएगा. पहले 1 मिनट सोचिएगा फिर पूछिएगा. ऐसे ही मत क्वेश्चन दागना शुरू कर देना. ठीक है. शुड आई आस्क? अब देखो कहानी सुनिएगा क्या है. ये होल्डिंग कंपनी है, ये सबसी कंपनी है. क्या जो सबसी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर खरीद सकती है? नॉट अलाउड. ये होल्डिंग है, ये सबसी कंपनी. इज इट ओके? ये कंपनी कौन सी है? एक कंपनी कौन सी बेटा? होल्डिंग कंपनी. दूसरी कौन सी है इरफान को? दूसरी कौन सी कंपनी बेटा? सबसी. तो बताओ क्या सबसी कंपनी शेयर खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती है? बता दो. होल्डिंग में नहीं खरीद सकती. एक्सेप्शन बता रहा हूं क्या. एक एनजीओ है. एनजीओ क्या होते हैं? दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. एनजीओ. अच्छा, एनजीओ का क्या काम होता है? कि वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. इज इट ओके? अच्छा, ट्रस्टी का मतलब क्या होता है मालूम? You are doing activity not on your own, you are doing that activity on behalf of others. That is the meaning of trustee. जब आप कोई काम अपने लिए ना करके किसी दूसरे के बिहाफ पे करते हो तो you are acting as a trustee. मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए और मैंने बोला 5 लाख रुपए का आप गरीबों में कपड़े बांट दो. अब मेरा सवाल है वो 5 लाख के कपड़े आप बांट रहे हो अपने लिए या ऑन माई बिहाफ? तो यू आर एक्टिंग माई ट्रस्टी. अभी के लिए इतना समझ लो. अच्छा, आप 5 लाख का रुपए अपने यूज करके कपड़े बांट रहे हो, अपने लिए बांट रहे हो. आर यू माई ट्रस्टी? नो. मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूं और बोलूं मेरे पैसों से कपड़े खरीद के, कंबल खरीद के गरीबों को बांटो, तो यू आर डूइंग द सेम, बट यू आर डूइंग फॉर यू और फॉर माई सेल्फ. फॉर माई सेल्फ. तो यू आर डूइंग, अगर आप कोई काम किसी दूसरे के लिए कर रहे हो तो बोला जाएगा यू आर एक्टिंग एज अ ट्रस्टी फॉर दैट. हाँ जी. अब कैसे बताऊं? अब एक एजेंट और ट्रस्टी में क्या फर्क होता है? आप इसको ऐसे समझ लो. एजेंट इज रेगुलेटेड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रस्टी इज रेगुलेटेड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट. ओवरव्यू. एक काम करते हैं, ये है ना आपके सिलेबस में है, एक चैप्टर का नाम ही है एनपीओ. तो वहां पे 3 चीजें बताएंगे, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी. तो उसके लिए वेट करो. नहीं यहां पे ना मुझे 10 मिनट लग जाएगी ट्रस्टी को बताने में और वो फ्लो खराब हो जाएगा. आर गेटिंग? बट एजेंट एक अलग चीज होती है. आप ऐसे समझो, एजेंट हैज लेस पावर, ट्रस्टी हैज मोर पावर्स. आप इसको ऐसे समझ लो. इज इट ओके? नो. तो इफ अ सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी एज अ ट्रस्टी. एक बार दोबारा देखना. अच्छा, क्वेश्चन क्या है? सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर इन होल्डिंग कंपनी. एक्सेप्शन नंबर 2. पढ़ना जरा लैंग्वेज क्या है. बट इफ अ सब्सी कंपनी होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी एज अ अलाउड है. कोई बता सकता है सिचुएशन 2 में मेरे बिना बताए क्या होने वाला है? एनीबडी इन द क्लास, सिचुएशन 2 में क्या होगा? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? मेक अ गेस. कोशिश कीजिए. तो मुझे बताओ क्या वेरी गुड, क्या सबसी कंपनी खुद शेयर परचेज कर सकती है? सबसी कंपनी खुद तो शेयर परचेज नहीं कर सकती. स्टेप 1, एनजीओ ने इसे पैसा दिया. स्टेप 1, किसको पैसा दिया? सबसी कंपनी को. और क्या बोला? आप हमारे बिहाफ पर अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद लो. स्टेप 2, तो सब्सिडरी कंपनी ने यहां पे शेयर परचेज किए ऑन हुज बिहाफ? ऑन एनजीओ बिहाफ. तो क्या मैं बोलूं दिस सबसी कंपनी एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ, बोलो किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ हुम? ऑन बिहाफ ऑफ एनजीओ.
दैट इज गिवन ओवर हियर। तो अलाउड है, आप किसी एनजीओ के बिहाफ पर अगर ये शेयर खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप अपने पैसों से शेयर खरीद सकते हो? आंसर इज नो, आंसर इज नो। अच्छा एक बात बताओ क्यों? अब देखो, आपने अगर अपने पैसे से शेयर खरीदा तो वोटिंग किसको मिलेगी? वोटिंग राइट सब्सिडी को। लेकिन यहां पे वोटिंग राइट किसको मिलेंगे? एनजीओ को। तो लॉ मेकर कहता है आप खुद के बिहाफ पे तो शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन किसी एनजीओ के बिहाफ पे आप शेयर या किसी पर्सन के बिहाफ पर एज अ ट्रस्टी आप अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर परचेज कर सकते हो। इज इट ओके? इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। हाँ जी, दैट इज द क्वेश्चन, ये पूछना चाहिए था। क्या एनजीओ खुद शेयर खरीद सकती थी? हाँ, एनजीओ खुद भी शेयर खरीद सकती है किसी भी कंपनी में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब एनजीओ खुद खरीद सकती थी तो उसने सब्सिडरी कंपनी के थ्रू क्यों खरीदे? ये क्वेश्चन बनेगा। तो लिखेगा आंसर इज उसकी मर्जी है, वो खुद भी खरीद सकती थी और उसको ये लगा कि भाई हमारा जो काम है वो चैरिटेबल पर्पस का है। उसे ये लगा कि हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते सेल परचेज में, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कंपनी के साथ, क्योंकि हमारा सारा टाइम कहाँ जाना चाहिए? चैरिटेबल एक्टिविटी में। तो एनजीओ चाहे तो खुद खरीद ले और एनजीओ चाहे खुद ना खरीदे तो किसको पैसा दे दे? किसी कंपनी को पैसा दे दे और उसके बिहाफ पे वो शेयर खरीद सकती है। तो दैट इज अलाउड है। मैं कह रहा हूं ये एनजीओ के लिए ऑप्शन है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं 99.99% केस में क्या पता एनजीओ खुद खरीद ले, एग्री? लेकिन क्या 0.1% ऐसा हो सकता है कि एनजीओ खुद ना खरीद कर पैसा किसी कंपनी को दे दे? ये पॉसिबल है या नहीं है? बस ये वो पॉसिबिलिटी की एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा कभी हुआ तो सर ये अलाउड है। वैसे ऐसा ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो अलाउड है। एक्सेप्शन नंबर 2। यस, हाँ जी, एक सवाल हो रहा है, वोटिंग राइट किसको मिलेगा? एनजीओ को। डिविडेंड किसको मिलेंगे? एनजीओ को। इसमें जो भी काम करेगा कौन करेगा? एनजीओ। बस आपने मैकेनिज्म किसके थ्रू शेयर खरीदे? सब्सिडी के थ्रू। और रूल क्या था? सब्सिडी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, बट एनजीओ के लिए कर सकती है। अरे गेटिंग? अब आप मुझसे ये भी पूछ लो कि सर एनजीओ का तो आपने बता दिया, उसने खुद क्यों नहीं खरीदा? फिर आप ये भी पूछ लो सब्सिडरी कंपनी क्यों खरीदेगी? सब्सिडरी कंपनी क्यों अलाउड करेगी कि मुझे पैसा दे, मैं खरीद लेता हूं? क्या सब्सिडी कंपनी एनजीओ से इस काम के करने के लिए कुछ कमीशन चार्ज कर सकती है? अच्छा जो एनजीओ है, अच्छा जो सब्सिडरी कंपनी है, उसे ये भी तो फायदा हो रहा है, पैसा तो हमारी होल्डिंग में ही जा रहा है। तो मुझे बताओ सब्सिडरी के ना करने का तो कोई रीजन ही नहीं है। तो क्या सब्सिडरी कंपनी तो फायदा, और क्या सब्सिडरी कंपनी बोल सकती है ये काम करने के लिए हम 2000 रुपए लेंगे, ये काम करने के हम 2 लाख रुपए लेंगे? यस, इसमें दिक्कत क्या है? एंड क्या सब्सिडी कंपनी को यह भी फायदा हो रहा है कि भाई होल्डिंग कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, शेयर किसके खरीद रहे हो? होल्डिंग के, तो पैसा तो घर में ही आ रहा है, तो सब्सिडी कंपनी मना क्यों करेगी? आप मुझे बताओ, अलाउड कर देगी। दैट इज गिवन ओवर हियर। लॉजिकल है। हाँ जी, हाँ जी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि होल्डिंग के ऊपर किसका कंट्रोल है? सब्सिडी का। तो क्या मैं बोलूँ सब्सिडी वही करेगी जो होल्डिंग बोलेगी? तो होल्डिंग ऐसा एनजीओ क्यों बनाएगी जो होल्डिंग को कंट्रोल कर ले? मैं अनूप जैन एकेडमी 99 का मालिक हूं, मैंने एक सब्सिडरी कंपनी बना दी, तो मैं सब्सिडरी के नीचे एकेडमी 99 ऐसी कोई एनजीओ क्यों बनाएगा जो बदले में मुझे एक्वायर कर ले? कभी होगा ही नहीं केस ये। चलो आपका एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बनाओ कंपनी, बोलो। लो भाई आपका जो आप बोलोगे वो लिखूंगा, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। बोलो सर क्या करूं? जो बोलोगे कर देंगे। ए अनूप जैन ने करी है, आगे बोलो। बी तूने करी है, हेमंत ने। ठीक है जी, जैसे बोल रहा है भाई साहब सारा एग्जांपल इसके आगे बोलो। लो भाई इसके 70% वोटिंग राइट खरीद लिए, ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? आगे बोलो भाई। होल्डिंग कौन है? ए। सब्सिडी कौन है? दोनों को क्या अलग अलग बंदों ने इनकॉर्पोरेशन किया है? कोई दिक्कत यहां तक? ये मेरा एग्जांपल नहीं है, एक स्टूडेंट का सवाल है। आगे बोलो सर। अब बी लिमिटेड ने क्या किया? एनजीओ खोल लिया। और स्टेप नंबर 3, बी लिमिटेड ने क्या खोला? बी लिमिटेड ने क्या खोला? क्यों खोला एनजीओ? अब ये सुनना, ये एनजीओ इसे क्या देगा? ये एनजीओ इसे क्या देगा? पैसे। और ये एनजीओ किसके शेयर खरीदेगा? ए लिमिटेड के। तो क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को एक्वायर कर सकती है? क्या यही सवाल है? लिखिएगा नो। यही मैं बता रहा था। इसका कारण है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, क्या कोई कंपनी अपनी सब्सिडरी को अलाउड करेगी ऐसा एनजीओ खोलने के लिए जो आपको खुद को एक्वायर कर ले?
अब आप बोलोगे इसका मालिक तो हेमंत है, अब तू कहां मालिक रहा, कंट्रोल किसके पास है, ए लिमिटेड के पास। तो अब आपके कहने से कुछ होगा क्या, यू आर आउट माय डियर। अब कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, इट्स ए लिमिटेड। कितनी वोटिंग आपके पास है, 71%। अब आप मुझे बताओ आपके कहने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा, कौन क्या कर, ए लिमिटेड कंट्रोलिंग द बी लिमिटेड। तो ये ऐसी कंपनी क्यों बनाएगा जो आपको टेक ओवर कर ले। इज इट मेकिंग सेंस, नॉनसेंस। बस इतनी सी बात थी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिमाग लगाते हो तुम लोग। हाँ बेटा तेरी कमी थी, बोल। नहीं कर सकती, एक बहुत बढ़िया सवाल, तालियां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं तारीफ कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन था। क्या कर, उसके वैसे क्या करेगी वो, क्या वो क्या करेगी, मतलब क्या कह रहे उसके पैसे से वो करेगी, वो क्या क्या चाहता है तू, क्या करना चाह रहा है तू, लिखो लिखो, सुनो। तो ये शेयर क्यों खरीद रही है, लिखो, ये शेयर इसलिए खरीद रही है ताकि उस शेयर से डिविडेंड इनकम आए, और जब डिविडेंड इनकम आए तो वो डिविडेंड इनकम से क्या करेगी, चैरिटी। हाँ अच्छा, वो थोड़ा कमजोर है तो बोलते बोलते शब्द धीरे धीरे आते हैं मुंह में से ना, वो शब्द धीरे धीरे आ रहे हैं। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। हाँ और यस, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक सवाल और है, क्या ऐसे तो एनजीओ कोई बिजनेस नो, जो आपके ऑब्जेक्ट में लिखा है काम आप वही कर सकते हैं। अगला अगला सवाल जल्दी बोल, बस अब बोल मत जाइयो। नेक्स्ट। हाँ जी, क्या हेमंत, अब हेमंत को तो निकाल दिया गया है, क्या हेमंत एनजीओ खोल सकता है, खोल सकता है आगे, हाँ वो कर सकता है। लेकिन इन दैट वेरी केस शेयर तभी इशू करेगी कंपनी जब कंपनी का मन करेगा। अगर कंपनी को लगेगा कि ये मुझे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है तो कंपनी हेमंत को एनजीओ के भी शेयर अलॉट नहीं करेगी। ये तो कंपनी के हाथ में है ना, कोई जबरदस्ती शेयर थोड़ी ना खरीद लोगे तुम किसी भी कंपनी के। हाँ मार्केट में शेयर होल्डर है क्या उससे, फिर तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद रहे हो, फिर तो ये मैकेनिज्म ही फेल हो गया। आप सब्सिडी के थ्रू थोड़ा ना खरीदो, फिर तो स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीद रहे हो। हाँ जी, कुछ और पूछना चाह रहे हो। गुड, ग्रेट, फैंटास्टिक। अच्छा ज्यादा क्वेश्चन तुम इसमें पूछोगे थर्ड पॉइंट में, यहां पे तो तुम्हारे क्वेश्चन के लाइन लगा दोगे तुम, मुझे उम्मीद है। सिचुएशन 3 देखिए, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, इसके चक्कर में आप ये मत भूल जाइएगा। क्वेश्चन क्या था, कैन अ सब्सिडी कंपनी परचेज एंड होल्ड शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, नो। 3 एक्सेप्शन, पहला अगर ऑलरेडी होल्ड किया है, दूसरा एज अ ट्रस्टी, तीसरा सुनिएगा वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर, बस होल्ड शेयर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर of holding company, where the subsidiary company hold share as a legal representative of deceased member of a holding company। ये बहुत खतरनाक पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको मैं एक ही बार बताऊंगा, ठीक है। प्लीज बी फोकस ऑन दिस। ये एक होल्डिंग कंपनी है, ये एक सब्सिडी कंपनी है। क्या ये एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडी कंपनी है, और एक भाई साहब है मिस्टर जेड। अच्छा जेड की एक खास बात है, ये अकेला है, इसका कोई नहीं है। जैसे अंशुल का कोई नहीं। सुनो जैसे अंशुल, अब पागल हो कुछ, दिमाग से पैदल हो ना। तीसरी कहाँ गई, आप सही हो, आप दूर बैठा करो। हाँ
कह रही जैसे अंशुमन का कोई नहीं है। चलो ध्यान से सुनिए। अच्छा, मिस्टर जेड की खास बात क्या है? इसका कोई नहीं है, इसके जो माँ बाप थे वो अब नहीं है, और ये अकेला है। अब ये अकेला है, और ये इतना अकेला है, इसके तो पड़ोसी भी नहीं है। मतलब ये ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे पड़ोसी भी नहीं है। कमाल है, ये इतना अकेला है। अच्छा, ये अब अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, इसका कोई भी नहीं है। अच्छा, इसका कोई नहीं मतलब इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अच्छा, मिस्टर जेड इज अ शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी। स्टेप 1, शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग कंपनी का नाम लिखो ए लिमिटेड और दैट इज बी लिमिटेड। तो दो कंपनीज हैं। और अच्छा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में क्या रिलेशन है? ये दोनों होल्डिंग सबसी कंपनी है। अच्छा, जो ए है, सॉरी जो जेड है, वो किसका शेयर होल्डर है? और इसके पास होल्डिंग कंपनी के 1000 शेयर हैं। हाउ मेनी शेयर? 1000 शेयर। कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है। अगली लाइन देखना क्या गजब। अच्छा, ऊपर लिखिएगा, इरफान बेटा पढ़ो। वेयर सबसी कंपनी होल्ड, वेयर सबसी कंपनी होल्ड शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। और जो ये मिस्टर जेड है ना, वो बी लिमिटेड का सब्सक्राइबर भी है। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर वो व्यक्ति जो कंपनी को जन्म देता है। ये बताया मैंने, जो कंपनी को जन्म देता है उसे क्या बोला जाता है? सब्सक्राइबर। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या मैं बोलूं जो बंदा सब्सक्राइबर होता है उसी को प्रमोटर भी बोला जाता है? हाँ या ना? तो इसलिए एक चीज बोली जा सकती है, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, प्रमोटर इज लाइक अ पेरेंट? क्या मैं बोल सकता हूं प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज लाइक अ पेरेंट एंड कंपनी इज लाइक अ चाइल्ड? तो क्या यहां पे जो ये सब्सक्राइबर है, ये एक तरीके से प्रमोटर है, पेरेंट है, और ये जो कंपनी आपने बनाई है बी लिमिटेड, ये आप इसके सब्सक्राइबर हो, तो कैन वी से ये आपके बच्चे की तरह है, ये आपकी चाइल्ड है। इज इट ओके नाउ? ये बात समझ में आ रही है क्या बोला मैंने? मुझे बताओ यहाँ पे जेड ने क्या क्या किया हुआ है। एक तो जेड के पास 1000 शेयर हैं, कौन सी कंपनी के? और सब्सिडरी कंपनी को उसने क्या किया हुआ है? सब्सक्राइब। यानी सब्सिडरी बी लिमिटेड को बनाने वाला कौन है? मिस्टर जेड है। मिस्टर जेड ने इनकॉर्पोरेट किया है मिस्टर बी लिमिटेड को। नाउ अब एक दिन जेड की डेथ हो गई। अच्छा, मुझे बताओ, ये अकेला था। अच्छा, इसके पास होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं। तो इसके पास होल्डिंग कंपनी के तो 1000 शेयर हैं। अब मेरा सवाल है, अगर जेड अकेला ना होता और इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते, इसका बेटा होता, बेटी होती, वटेवर, तो ये शेयर किसको चले जाते? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाते। लेकिन ये तो क्या है? अकेला। ऐसा केस कभी होता नहीं है, 1000 में से, लाखों में से क्या पता एक केस हो, लेकिन हो सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये इसका तो कोई भी नहीं है, और मुझे बताओ अगर इसका कोई नहीं है और जेड मर गया तो ये 1000 शेयर किसको जाएंगे? ये सवाल है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? तो ये शेयर किसको जाएंगे? ये 1000 शेयर किसके नाम? ये शेयर किसके नाम? कोई बता सकता है? तो लिखिएगा, ये जो 1000 शेयर हैं ये बेटा चले जाएंगे बी लिमिटेड के पास, और बी लिमिटेड ये 1000 शेयर होल्ड करके रख सकती है। इट इज अलाउड सेक्शन 19 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है? वेरा, आवाज नहीं प्लीज ध्यान से, वेरा सबसी कंपनी होल्ड शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। क्या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी का जो मेंबर था जेड, वो मर गया है, तो उसके वाले शेयर क्या वो बी लिमिटेड अब होल्ड करके रख सकती है क्या? लॉमेकर सेज इट इज अलाउड, सेक्शन 19। इट इज समथिंग अमेजिंग पॉइंट, इट इज समथिंग अमेजिंग पॉइंट। ये सेकंड और थर्ड इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। इट इज नॉट दैट इजी। पहला तो बहुत ही आसान था, बस सेकंड थर्ड समझना इज डिफिकल्ट टास्क। आर गेटिंग? अच्छा, एक बात बताओ, ये केस सिर्फ कब बनेगा, बस ये बता दो। जब जेड का कोई ना हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ना हो, उसके पास होल्डिंग के शेयर हो, और वो मर जाए, और उसने एक कंपनी को सब्सक्राइब भी कर रखा हो, और वो कंपनी उसकी सबसे भी हो। क्या मैं बोलूं दुनिया भर की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब ये प्रोविजन लगेगा, अदरवाइज ये प्रोविजन एप्लीकेबल। इट्स अ वेरी रेयर टू रेयर चांस, लेकिन अगर हुआ तो ये पॉसिबल है। एंड इन दैट केस सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर एंड परचेज शेयर इन द होल्डिंग कंपनी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। दैट इज अ 3 सुपर एक्सेप्शनल केसेस आपके सामने। Anybody, any question you want to ask? Yes. हाँ जी, नो। अगर एक लाइन और लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ठीक है।
और एक चीज और लिख लीजिएगा, अगर एक बार मैं पूरी लाइन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है ये, और सारे सुनना ध्यान से। पहली लाइन, वन कंपनी कैन परचेज शेयर इन अनदर कंपनी, एक्सेप्शन, बट अ सब्सी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी। 3 एक्सेप्शन सेक्शन 19 की, बट 3 केस में सब्सिडरी कंपनी कैन परचेज शेयर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अब चौथी लाइन लिखिएगा, बट अ सब्सी कंपनी, इफ अ सब्सी कंपनी परचेज शेयर, और वो शेयर कैसे परचेज कर सकती है इन 3 केसेस में? तो इन तीनों में से किसी भी केस के अंदर अगर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के क्या कर लेगी, शेयर परचेज कर लेगी, और याद रखिएगा तो उस केस के अंदर उस सब्सिडरी कंपनी के वोटिंग राइट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो आपको उस केस में क्या नहीं मिलेंगे, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या वो आपने पूछा जो रिवर्स हो जाएगा? रिवर्स नहीं होगा। दैट इज ए लिमिटेड रिमेन्स होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड रिमेन सब्सिडरी कंपनी। यानी जो ये सवाल था यहां पे, जो आपने 1000 शेयर, यस बी लिमिटेड को शेयर तो मिलेंगे, बट आपके जो वोटिंग राइट है ना 1000 शेयर्स के ऊपर, 1000 शेयर्स के ऊपर वोटिंग राइट क्या हो जाएंगे, बोलो, फ्रीज। दैट इज द पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सिंपल। कुछ और? हाँ जी, डिविडेंड मिलता रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा यहां पे फ्लो ऑफ कंट्रोल देखना है, डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, डिविडेंड मिलता रहेगा। लेकिन हाँ हाँ जी, नो, आज तक तो नहीं बना, सॉरी। हाँ, रिडक्शन कर सकती है, बायबैक कर सकती है, अलाउड है। कुछ और एक्सेप्शन केसेस समझ में आ रहे हैं? इज इट ओके? एक बार दोबारा, चैप्टर का नाम क्या है? मेंबरशिप। एक बार लिख लीजिएगा प्लीज। एक कंपनी, ये चार्ट दोबारा बनाएंगे सारे के सारे, क्या सेकंड कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है? एक कंपनी क्या सेकंड कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है? अलाउड। एक्सेप्शन बोलो भाई जल्दी। बट सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज, लेकिन इसकी 3 एक्सेप्शन बताओ जल्दी। सेक्शन 19, 3 एक्सेप्शन बोलो जल्दी से, कौन कौन सी थी? जल्दी बोलो। पहली वाली ऑलरेडी हैं, दूसरा, और ये तीनों एक्सेप्शन सेक्शन 19 में। दूसरी एक्सेप्शन, यू आर होल्डिंग शेयर एज अ ट्रस्टी, और तीसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। आई होप ये तीनों एक्सेप्शन आपको याद भी हो गई होंगी, समझ में भी आ गई होंगी, और लैंग्वेज मैंने लिखवा दी है, ये एज इट इज लैंग्वेज ही पेपर में लिखनी है। कौन सी वाली? इफ सब्सी कंपनी ऑलरेडी होल्ड शेयर इन द होल्डिंग कंपनी। दूसरा, इफ सब्सी कंपनी होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी एज अ ट्रस्टी। ये लैंग्वेज, इट्स अ बेयर एक्ट लैंग्वेज, आपको पेपर में यही लिख देना, इट्स मोर देन सफिशिएंट। थर्ड क्या है? ये सब्सी कंपनी होल्ड शेयर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज मेंबर ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। आई थिंक ये छोटे से शब्द हैं बट टेक्निकल काफी है। तो दैट इज सेक्शन 19, 3 सुपर एक्सेप्शन गिवन इन द लॉज। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो सेक्शन, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मेंबरशिप का। और मेंबरशिप के अंदर हम एक सवाल पूछ रहे थे, दैट हु कैन बिकम अ मेंबर। तो वो कंपनी का पॉइंट आया था, तो कंपनी के पॉइंट पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कुछ भी, कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं। हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रकाश दीप पूछे, क्या ये तीनों कंडीशन साथ में एग्जिस्ट कर सकती हैं? कर सकती हैं, अलग अलग आदमी के लिए कर सकती हैं। क्या पता ए के लिए ऐसा हो जाए, क्या पता बी के लिए ऐसा हो जाए, क्या पता सी केस में ऐसा हो जाए, तो हो सकती हैं, लेकिन आई वुड से अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग केस में हो सकती हैं। हाँ जी, और बोलो। हाँ जी, एक सेकेंड, जेड 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 ने क्या किया हुआ है? लिया हुआ है, लेकिन ये इसका सब्सक्राइबर नहीं है। हाँ जी, एक सवाल और है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये भी, इसका भी जवाब दे देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन सुनना क्या है। ये तो सर फैक्ट्स आपने बना दिए, ये बताओ ऐसा हो सकता है जेड के पास 1000 शेयर तो हैं, लेकिन जेड बी लिमिटेड का सब्सक्राइबर नहीं है? हो सकता है? 100% यस, हो सकता है। अब क्या होगा, आप सुन लेना। अब सब्सी को 1000 शेयर नहीं मिलेंगे, और अगर सब्सी को 1000 शेयर नहीं मिलेंगे तो जो ये वाले शेयर जिसका मालिक कोई नहीं होता, तो एक मैं आपको बता दूं, लिख लेना सारे के सारे। तो ये वाले जो 1000 शेयर हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे आईपीएफ अकाउंट में।
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसके लिए सेक्शन लगता है 125। कौन सा सेक्शन है? 125 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और फुल फॉर्म क्या है इसकी? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। और यहां पे जितना भी पैसा होता है वो किसके पर्पस के लिए यूज होता है? इन्वेस्टर की एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए। तो ये सारे शेयर कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? आईपीएफ अकाउंट के अंदर, अंडर सेक्शन 125। और अगर सब्सक्राइबर है तो किसको चले जाएंगे? सबसी कंपनी को। और नहीं है तो किसके पास चले जाएंगे? आईपीएफ अकाउंट। सेक्शन याद कर लो आईपीएफ का, सेक्शन 125 आई वुड से। हाँ जी, और एक सवाल और है, जो ये वोटिंग राइट अब किसको मिलेंगे? वोटिंग राइट फ्रीज हो जाते हैं। जो भी शेयर, हाँ डिविडेंड मिलता रहेगा, फायदे मिलते रहेंगे शेयर के, बट वोटिंग राइट आपके फ्रीज हो जाते हैं। वोटिंग राइट क्या हो जाएंगे? फ्रीज। हाँ जी, जितने बचे हैं उसका, क्योंकि ORSR में तो प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट होता है। अगर कंपनी के 10 वोट भी हैं तो 10 में से 6 पास हो गए, 6 आ गए तो OR खत्म। कुछ और? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? ठीक है स्मृति? यस, स्मृति ने कहा यस, हमें तो सब पता ही है सर, आगे बढ़े। देख लो मन में कोई सवाल? आई एम स्टिल हियर। डन। आगे कह रहा अभी तो नहीं है क्वेश्चन, घर से सोच के लाएगा। नहीं, अभी सोचेगा। चलो द नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। एक कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, ये जो चैप्टर मेंबरशिप चल रहा है इसमें एक सेक्शन और है जो हमें पढ़ना है। लिखेगा सेक्शन 48। ये सेक्शन आने के एग्जाम में बहुत चांस है, हायर चांस। पेपर में ये 5 नंबर का आ सकता है। सेक्शन 48 दैट इज गिवन ओवर देयर। हेडिंग लिखिएगा सेक्शन 48 की, वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर। वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, इसको लिख लीजिए प्लीज। ये सेक्शन है वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, सेक्शन का नाम क्या है? वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर। अच्छा, शेयर कितने तरीके के होते हैं? 2। पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफर। अच्छा, क्या शेयर के साथ कुछ राइट्स भी होते हैं? यस, लिखो जरा। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसके है ना 10% प्रेफरेंस शेयर है। क्या है? 10% प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर है ना, शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? शेयर होता है। और शेयर के ऊपर यू नो दैट डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर पे सिर्फ डिविडेंड मिलता है, उसके ऊपर वोटिंग राइट नहीं मिलता। चलो शुक्र है, ये तो पता है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर? 10% ब्याज मिलेगा। लिखेगा शेयर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्या मिलता है? डिविडेंड। अच्छा मुझे बताओ, अगर आप कभी देखो कि लिखा हो 10% प्रेफरेंस शेयर, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि उन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 10% डिविडेंड मिलेगा। इज इट ओके? नाउ अब ये कंपनी क्या करना चाहती है मालूम? ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर है इसको चेंज करना चाहती है, और करना चाहती है 8% प्रेफरेंस शेयर। अच्छा मान लो, प्रेज्यूम कर लो, ऐसे प्रेज्यूम कर लेते हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम हो, तुम ही हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या हो? तुम हो, तुम ही हो क्या? प्रेफरेंस शेयर। अच्छा तुम्हें ये थोड़ा फील करने वाली बात है, तुम्हें कितना डिविडेंड मिल रहा है? कितना डिविडेंड मिल रहा है? 10%। अच्छा कंपनी अब क्या करना चाहती है? तुम्हें चेंज करना चाहती है, 10% से 8% करना चाहती है। क्या तुम हाँ कह दोगे? कितने कह रहे हैं हम यस बोलेंगे, कितने कह रहे हैं नहीं बोलेंगे, ना कर देंगे? क्यों? दिक्कत क्या है? डिविडेंड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और पहले कितना मिल रहा था? 10%। अब कितना मिल रहा है? कितना कम मिल रहा है डिंपल? 2%। आर यू श्योर ना? यस। तो इसलिए आप मना करोगे कि डिविडेंड क्या हो रहा है? कम मिल रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा इसी चीज को नाम दिया जाता है वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर के राइट्स में क्या कर सकती है? वेरिएशन। और इसके लिए सेक्शन क्या लगेगा? 48। हेडिंग दोबारा बढ़ो, बोलो
वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है अंशुमन, वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। आगे बढ़े, कोई डाउट इसमें? अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन करना चाहती है तो लिखेगा फॉलो, ये क्या होगा, फॉलो एनी, ये भी जाएगा भाई। अरे ये प्रोजेक्टर बंद करना चानू, ये भी कर दूं? बस ठीक है, बंद कर दो वो भी सारे लाइट वगैरह, ये क्लास चल जाए बस। ठीक है, मासूम है ये। अच्छा, कई तो क्लास में स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब कईयों का ही ड्रामा चलता रहता है। 5 मिनट में पहले मास्क लगाएंगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर मास्क उतार देंगे, 5 मिनट में फिर लगा देंगे फिर उतार देंगे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या तो लगा के रखो। अच्छा, वेरिएशन हो रहा है आपको। अच्छा, कई आपको ऐसा होता है, कोविड आया लगा लिया और भाई साहब लगाने का तुम्हें लगा अब चला गया, अब उतार दिया, मतलब ऐसा फीलिंग आ रही है तुम्हें? हाँ, अच्छा, हंसते टाइम आप वो, और अगर इसके बीच में कोविड आ गया तो अच्छा वो आपकी हंसी से भाग जाएगा ये भी ठीक था, डर के भाग जाएगा। गुड। हम क्या पढ़ रहे थे वैसे? पांडे जी समझ में आ रहा है आपको? ग्रीन ग्रीन हो रही है आज, क्या चक्कर क्या है? पोता तोता, अच्छा अच्छा चुप, लेकिन पिटोगे क्या यार ये? चलो अच्छा, अब ये सुनो, ये मैं ये बताना भूल गया था, पेपर में आएगा, इसको ध्यान से सुनिए। सेक्शन 48, क्या कंपनी अपने मेंबर्स के राइट में वेरिएशन कर सकती है? हाँ या ना? यस, कंपनी अपने मेंबर के राइट्स में वेरिएशन कर सकती है, लेकिन उसके लिए यू कैन फॉलो एनी वन मेथड। क्या बेटा? अच्छा, कितने में से? ओ माय मिस्टेक, एनी वन मेथड आउट ऑफ 2 मेथड्स। मेरे से गलती हो गई, क्या जनता मुझे माफ कर पाएगी? नो सर, नो भी कह रहे हैं। बस मुंडी सीधी करो। केस 1, केस 2। पहला मेथड, अगर आप अपने राइट्स के अंदर क्या करना चाहते हैं? वेरिएशन। अगर आप अपने राइट्स में क्या करना चाहते हैं? वेरिएशन, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। किसकी अप्रूवल ले? अच्छा, किसके राइट में वेरिएशन कर रहे हो? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, और क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। एसआर बोले तो स्पेशल रेजोल्यूशन। या फिर अगर आप एसआर पास नहीं करना चाहते तो इक्वल टू मोर देन 75% शेयर होल्डर की रिटर्न कंसेंट ले लो। इक्वल टू मोर देन 75% शेयर होल्डर की क्या ले लो? रिटर्न कंसेंट। तो आपको दो में से कोई एक काम करना है। अगर आपने दो में से कोई एक काम किया, बीच में और लिख लेना, अगर कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स के राइट को वेरी करना चाहती है तो कर सकती है, एंड कंपनी हैज टू फॉलो एनी वन मेथड आउट ऑफ द 2 मेथड। कंपनी हैज टू फॉलो एनी वन मेथड आउट ऑफ द 2 मेथड। वेट, अब एक सवाल आप ये पूछेंगे, क्या ये दोनों सेम ही है? एसआर का मतलब क्या होता है? लिखिएगा, एसआर का मतलब होता है कंसेंट ऑफ इक्वल टू मोर देन 75% शेयर होल्डर। एसआर का मतलब क्या होता है? एसआर का मतलब होता है इक्वल टू मोर देन 75% शेयर होल्डर कंसेंट। अब कई लोग बोलते हैं सर ये तो दोनों सेम ही लिखवा दिए। अब सेम नहीं लिखवाए, मैं आपको बताता हूं कैसे। एसआर पास कहां होता है? जनरल मीटिंग में। अब ध्यान से सुनना जरा, दोनों में फर्क बताता हूं कैसे है। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसके मान लो 100 शेयर होल्डर हैं, और कंपनी इनके राइट्स में वेरिएशन करना चाहती है।
कंपनी के राइट्स में क्या करना चाहती है? वेरिएशन। अरे शानू, ये बाहर जो बल्ब है ऐसे बंद करो। जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, जो कंपनी एक्स लिमिटेड है, अच्छा लाइट आ गई है, सॉरी, नाउ तो ये जो कंपनी एक्स लिमिटेड है इसके 100 शेयर होल्डर है और कंपनी क्या पास कराना चाहती है? एसआर। तो एसआर पास करने के लिए कितने लोगों की कंसेंट चाहिए? 75। स्टेप 1, कंपनी नोटिस भेजेगी सारे शेयर होल्डर को, और स्टेप 2, और कंपनी फिर जनरल मीटिंग बुलाएगी। स्टेप 3, और जनरल मीटिंग कॉल करने के बाद, अच्छा कितने लोगों को नोटिस भेजा है? 100 लोगों को। क्या जरूरी है 100 के 100 आए? लेकिन 100 में से सिर्फ 10 आते हैं। 100 में से सिर्फ कितने शेयर होल्डर आते हैं? 10। और 10 में से ना 8 यस बोल देते हैं और 2 नो बोल देते हैं। तो बस मेरा सवाल ये है, क्या एसआर पास हो गया या नहीं हो गया? तो लिखिए बेटा, एसआर पास हो चुका है, नो डाउट। क्योंकि याद रखिएगा एसआर के अंदर 75% शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए, लेकिन 75% सिर्फ कौन से देखे जाते हैं? प्रेजेंट एंड वोटिंग के। आपको 75% 100 की अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको 75 एसआर पास करने के लिए 75% कंसेंट किसकी चाहिए? जो जनरल मीटिंग में आए हैं। तो अगर 100 लोगों को नोटिस दिया, सिर्फ 10 आए, और 10 में से अगर लोगों ने 8 लोगों ने हां कर दिया तो स्पेशल रेजुलेशन पास है। यानी 100 लोगों में से कितने लोगों की हां हुई है? 8 लोगों की एसआर पास हो गया। लेकिन कोई बताएगा अगर 75% रिटर्न कंसेंट की बात हो रही है, तो अगर कंपनी के 100 शेयर होल्डर है तो बताओ रिटर्न कंसेंट कितने लोगों की लेनी पड़ेगी? तो 100 शेयर होल्डर, अगर आप सेकंड मेथड में जाते हो तो आपको पूरे 75% यानी 75 शेयर होल्डर की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या दोनों मेथड अलग अलग है या नहीं, मुझे बताओ। एंड आंसर इज यस, दोनों मेथड बिल्कुल अलग है, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स में कंफ्यूज इसलिए होता है कि वो बोलता है सर यहाँ पे भी 75 है और एसआर का मतलब भी 75 है, लेकिन वो कभी ये ध्यान नहीं रखता कि एसआर प्रेजेंट एंड वोटिंग का देखते हैं, ना कि ओवरऑल। और यहाँ पे दो मेथड अलग अलग हैं सर, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों बिल्कुल मेथड अलग हैं, पहला मेथड एंड दूसरा मेथड। अच्छा, आप क्या करना पसंद करेंगे? विल यू पास एसआर और विल यू लाइक टू टेक द रिटर्न कंसेंट? तो दैट इज एसआर थोड़ा सा आसान लग रहा है इसके अंदर, तो आप एसआर पास करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटर्न कंसेंट लेना चाहते हो तो रिटर्न कंसेंट भी ले सकते हो। अच्छा, एक बात सुनिएगा ध्यान से, एक छोटा सा सवाल है। कंपनी के 100 शेयर होल्डर है, लिसन प्लीज, कितने शेयर होल्डर हैं? 100। और आपको पता है 75 एग्रीड है, तो जनरल मीटिंग का खर्चा उठाने की क्या जरूरत है? उनकी कंसेंट ले लो। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करेगा केस टू केस कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है और आपकी सिचुएशन में कौन सा फिट ज्यादा बेटर है। तो आप कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो, या तो एसआर पास करा लो, या फिर, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किससे पास करवाओ और कि कौन कंसेंट देगा, तो आप जनरल मीटिंग बुला के एसआर पास करा लो। तो दोनों में से एनी वन मेथड यू कैन ऑप्ट। यस, हाँ जी, एक सवाल और है। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, ये जो आप एसआर पास करवा रहे हो ये किससे पास करवाओगे? जिसके राइट चेंज हो रहे हैं। अच्छा, किसके राइट चेंज हो रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। तो वोटिंग कौन करेगा आके? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लेकिन आप बोलोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास तो वोटिंग राइट नहीं होते। याद रखिएगा, कोई भी ऐसा मैटर जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट हो रहे होते हैं, वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट आ जाते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से लिख लो, ये वाली लाइन आपने बोल दी है तो मैं बता देता हूं, लिखिएगा, लिख लो, फिर भी सारे के सारे लिख लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डजंट हैव द वोटिंग राइट, लेकिन इसकी दो एक्सेप्शन है। लेकिन बेटा दो केस ऐसे हैं जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग राइट आ जाते हैं। कोई बता सकता है? पहला, अगर आपने 2 साल तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दिया हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास क्या आ जाएंगे? वोटिंग राइट। क्या ये बात क्लियर है? दूसरा बोलो भाई। दूसरा, लेकिन अगर कोई भी कंपनी एक ऐसा मैटर करने जा रही है जनरल मीटिंग में जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट हो रहे हों, जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के क्या हो रहे हों? राइट अफेक्ट हो रहे हों, तो लिखिएगा यहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहां पे भी वोटिंग राइट मिल जाएंगे। रिमेंबर दैट, यहां पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे? बोलो, वोटिंग राइट मिल जाएंगे। तो बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स इन द एग्जाम, कि बताओ कौन से ऐसे 2 केस है जहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलते हैं? बोलो, याद करो। पहला,
अगर 2 साल का डिविडेंड ना दो। दूसरा, अगर कोई भी ऐसा मैटर अफेक्टिंग द राइट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल 48 जो आप पढ़ रहे हो अभी, क्या सेक्शन 48 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट अफेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर। तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, और गुड क्वेश्चन। हाँ जी, एक सवाल और है, अगर कहीं पर राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो शेयर होल्डर यस बोलेंगे ही क्यों? क्वेश्चन समझ में आया? ये भी बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। और कैन वी से कि सर जब, अच्छा इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 10% को रिड्यूस कर रहे हैं 8%, तो क्या कोई शेयर होल्डर मान जाएगा? कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैं आपको मनवा के दिखाता हूं, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप सब लोगों ने, आप 100 शेयर होल्डर बैठे हो, आप सब शेयर होल्डर ने क्या किया, एक कंपनी बनाई है। लिसन केयरफुली, आप यस करोगे या ना करोगे आप बताना। आप बेटा 100 शेयर होल्डर बैठे हुए हो और आपने 100 शेयर होल्डर ने मिलकर एक कंपनी बनाई है। ठीक है, आपने इस कंपनी में पैसा लगाया है, आपके बहुत सपने की कंपनी को बहुत बड़ा बनाएंगे, रिलायंस तक लेके जाएंगे, ये कंपनी आपकी है, आप 100 लोग इस कंपनी के मेंबर भी हो। इज इट ओके? आपके पास पैसा नहीं था, आपने अपने घर में आपको जो मिला आपने वो बेच दिया, गहने लत्ते कपड़े बर्तन सब बेच दिया, और आपके पास क्या है, पैसे, और पैसे कहां लगा दिए, कंपनी में। और इस कंपनी का आपका सपना है इस कंपनी को ग्रो करना है। ये बाहर की कंपनी नहीं है, ये आपकी खुद की कंपनी आपने खुद ने बनाई है, और कंपनी का अभी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है, कंपनी की अभी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं चल रही है, कंपनी डूब रही है, और आप 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, और कंपनी कह रही है कि इसको हम चेंज कर रहे हैं 5% प्रेफरेंस शेयर में, यानी हम आपको डिविडेंड 10 से 5 करेंगे, और फ्यूचर के अंदर जब कंपनी ग्रो करेगी तो ये 5 का बढ़ा के 12-15 कर देंगे। अब तुम कोई बेगाने शेयर होल्डर नहीं हो, तुम ही हो जिसने कंपनी बना रखी है, ये कंपनी तुमसे जुड़ी हुई है, बताओ। और अब तुम्हारा 10 से, मैं अब क्या कह रहा हूं, 8 नहीं कह रहा हूं, 10 से 5 हो रहा है, आधा हो रहा है डिविडेंड। विल यू से यस और नो? क्या कंपनी को बचाने के लिए आप यस बोलोगे या नो बोलोगे? डेफिनेटली यस, क्योंकि कंपनी को आपको बचाना है। और अगर आप नहीं करोगे तो ये कंपनी जब डूबेगी तो किसकी कंपनी डूबेगी? तुम्हारी तो डूबेगी, तुम्हारी कंपनी तो बर्बाद होगी। तो क्या शेयर होल्डर अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए यस बोल देंगे, नहीं बोल देंगे? आंसर इज यस। और जब कंपनी ग्रो करेगी तो क्या पता 5 का 15 हो जाए और दोबारा सेक्शन 48 फॉलो हो जाएगा। बोलो यस बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोल सकते हैं, लेकिन हाँ यस बोलना कोई मैंडेटरी नहीं है, आपका मन करे 100 बार बोलो, ना करे मत बोलो, दैट इज अ ऑप्शन गिवन टू द शेयर होल्डर। लेकिन जो आपने पूछा क्या शेयर होल्डर यस बोल सकते हैं, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, यस शेयर होल्डर यस भी बोल सकते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? यस। ये जो मीटिंग बुलाई जाएगी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बुलाई जाएगी, क्योंकि वोटिंग राइट किसके चेंज हो रहे हैं? नो, और किसी को नहीं बुलाया जाएगा। और ऐसी मीटिंग के अंदर जहां पे सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आते हैं वोट करने के लिए, ऐसी मीटिंग को नाम दिया जाता है क्लास मीटिंग। क्या बोलते हैं? क्लास मीटिंग। जहां पे सिर्फ एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर आए हैं, दैट इज अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऐसी मीटिंग को नाम दिया जाता है क्लास मीटिंग। कोई फॉर्म नहीं है, प्लेन पेपर। कुछ और? कौन सा नोटिस? यस 101। आगे बढ़ लें, कोई और तमन्ना बाकी है? लिखो। हाँ जी, इज इट ओके? अच्छा एक बात बताओ, हम सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 48 की हेडिंग बोलो एवरीबॉडी। सर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट वाले फ्लो चार्ट में 4M क्या है? 4M मतलब? अच्छा ये 4M नहीं है बेटा, ये जनरल मीटिंग है। अबे यार, राइटिंग की तो धज्जे उड़ा देते हो तुम लोग। ठीक है राघव, अच्छा बताओ जल्दी से, क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर के राइट्स में वेरिएशन कर सकती है? बोलो हाँ या ना। यस एवरीबॉडी, यस और नो? दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो
ये इसी इंतजार में रहते हैं कि मैं बोलूंगा फिर पीछे ये लिप सिंक करेंगे। एक बार दोबारा, क्या कंपनी अपने शेयर होल्डर के राइट्स वेरी कर सकती है? सेक्शन कौन सा लगेगा? लेकिन अगर राइट वेरी करना चाहते हैं तो दो में से एक काम करना पड़ेगा। पहला, या तो क्या पास करो, एवरीबॉडी क्या पास करो, एसआर कैसे पास होगा? जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा किसको? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर जिसको भेजा जाएगा वो सारे के सारे शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जितने भी शेयर होल्डर आए, अगर उसमें से 75% ने हाँ बोल दिया तो एसआर पास। दूसरा बोलो, लेकिन अगर आप जनरल मीटिंग नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाओ, तो क्या करो? जितने शेयर होल्डर हैं, टोटल शेयर होल्डर के 75% की क्या ले लो? रिटन कंसेंट। अगर ऐसा किया तो सर आप अपने शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन कर सकते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? यस। लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, देयर इज वन क्वेश्चन, सेक्शन 48। दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड और इसके 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और ये जो 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनके पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और जो कंपनी है इन 10% प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करना चाहती है 8% प्रेफरेंस शेयर में। ये अलाउड है या नहीं है? सेक्शन कौन सा लगेगा? और इसी को क्या बोला जाएगा? वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर। मुझे लगता है ये बात 6 बार तो मैं रिपीट कर ही चुका हूं, आपको याद हो जानी चाहिए। दैट इज सेक्शन 48, वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स। नाउ बताओ क्या पास करना पड़ेगा, एसआर या फिर रिटर्न कंसेंट? ठीक है, अब एक सवाल है, कितने लोगों की रिटर्न कंसेंट चाहिए? 100 के 100 की, 75 की ना। अब देखो हुआ क्या, 100 में से 80 ने यस बोल दिया। किसने यस बोल दिया? और 20 ने ना बोल दिया। हो सकता है रिटर्न कंसेंट आ गई, नहीं आ गई? कितने की आ गई? 75 की आनी थी, कितने की आ गई? मुझे बताओ, राइट वेरी होंगे या नहीं होंगे? राइट वेरी होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, हाँ किसने बोली? तो क्या मैं बोल सकता हूं दे आर असेंटिंग शेयर होल्डर? असेंटिंग शेयर होल्डर। अच्छा, ना किसने बोली? तो 20 ने, तो इसे क्या बोलेंगे? अरे यार एकदम ही लल्लू हैं। हाँ जी, इस एग्जाम्पल में मैंने पूछा हाँ किसने बोली, कह रही 80 और ना किसने बोली, कह रही तुझसे। ये भगवान, उठा लो मैंने, कोई बात नहीं। अच्छा, 80 ने क्या बोला? इंग्लिश में बोलते हैं। 80 ने क्या बोला? यस। तो ये क्या है? असेंडिंग शेयर होल्डर। और 20 क्या है? डिसेंडिंग शेयर होल्डर। बस मेरा सवाल है, राइट वेरी होंगे या नहीं होंगे? होंगे। लेकिन सवाल ये है, $1 मिलियन क्वेश्चन, आपको बताना है ये राइट वेरी किसके होंगे? 80 के, 20 के या पूरे 100 के? राइट किसके वेरी होंगे? 80 के, 20 के या पूरे 100 के? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है ये राइट वेरी किसके होंगे? पूरे 100 के, पूरे 80 के, या पूरे 20 के, या फोर्थ किसी के भी नहीं, नो वन। 4 ऑप्शन है ऑनलाइन वालों और फेस टू फेस वालों। आप बताओ मुझे कितने प्रतिशत भारतीय, रेज और हैंड, कितने कह रहे हैं किसी के राइट वेरी नहीं होंगे? क्योंकि 20 ने ना बोला है। नो वन के साथ कोई नहीं है, जिसके साथ तुम नहीं उसके साथ मैं भी नहीं। ये यहाँ क्यों चला गया? नेक्स्ट वन, किसके कह रहे हैं? जिसने ना बोला है। अच्छा ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। कितने कह रहे हैं जिसने ना बोला है उसी के राइट चेंज करो? बस तू ना बोल रहा है तेरे राइट चेंज करेंगे? डफर हो आप। जो ना बोल रहा है उसके राइट कैसे चेंज हो जाएंगे? शट अप। आप मुझे बताओ जल्दी से, ये आंसर भी गलत था। अब 2 जवाब हैं, आपको जवाब देना है, सोच समझ के जवाब देना। हाँ जी, 100 के राइट चेंज होंगे या 80 के राइट चेंज होंगे? हाँ जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट और 2? 50-50 आपके सामने। कितने कह रहे हैं 100 के राइट चेंज होंगे? ओह माय गॉड। और कितने कह रहे हैं 80 के राइट चेंज होंगे? इरफान ने किसी में भी हाथ खड़ा नहीं किया। इरफान का कोई दूसरा आंसर है। ये कह रहा है इसका आंसर मैं बनाऊंगा ना 80। ये कह रहा है 60 के राइट चेंज होंगे, 60 के। भाई ये कुछ नहीं जवाब दे रहा तो फिर वही होगा, इसका कोई अलग आंसर होगा। तो ये कह रहा है 60 के राइट चेंज होंगे। चलो, और कितने कह रहे हैं 80 के राइट? एक बार दोबारा, कितने कह रहे हैं 80 के राइट चेंज होंगे? जिसने हाँ बोली उसके राइट चेंज होंगे। 1 लिखो। द राइट आंसर इज एक्चुअली, ये एक्चुअली राइट चेंज होंगे।
You will discuss in the you will discuss next class. तुम डिस्कस करोगे मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में. तुम ज्यादा हीरो हो तुम. ये डिस्कस करेंगे. देख रहे हो इनको. लिखिएगा द राइट आंसर इज एक्चुअली जिसने हाँ बोला है, जिसने हाँ बोला है राइट भी उसी के चेंज होंगे. अगर मैं ऐसा बोलूं तो ये राइट किसके चेंज होंगे? 100 के. तो राइट 100 के चेंज होंगे, ना कि 80 के. भाई 20 क्या करेंगे? अब ध्यान से सुनिएगा. ऐसा क्यों हुआ? यू नो द रीजन. द रूल ऑफ मेजोरिटी विल अप्लाई. कंपनी में वही काम होता है जो मेजोरिटी बोलती है. दिस इज कॉल्ड व्हाट? रूल ऑफ मेजोरिटी. और लिखिएगा जब रूल ऑफ मेजोरिटी आती है तो इसको एक नाम दिया जाता है शेयर होल्डर डेमोक्रेसी. क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर डेमोक्रेसी. तो दैट इज रूल ऑफ मेजोरिटी विल अप्लाई. लेकिन क्या हुआ? राइट सबके चेंज हो रहे थे, लेकिन जो ये 20 थे ना, 20 जिसने क्या डिसेंटिंग जो थे वो रोने लगे, चिल्लाने लगे. कौन? ये जो 20 थे ना, 20 दोस्तों, ये रोने लगे, चिल्लाने लगे, त्राही तराही मचाने लगे. क्या हो? ये तो बढ़िया बन गया. अरे वाह, गजब. तालियां बजा दो इसी बात पे. ये चलो. तो ये जो 20 थे, या फ्लो में आने दो, कीप क्वाइट. जो ये 20 थे ये रोने लगे, चिल्लाने लगे, त्राही त्राही मचाने लगे और बोलने लगे ये सही है, बिना बोले हम तैयार नहीं है और हमारे शेयर के राइट तुम बेवजह चेंज कर रहे हो. ये तो बिल्कुल गलत है. क्या आप मुझे बताओ, जो बंदे मना कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई जिसको अपने राइट चेंज करवाने करवा लो. हम मना कर रहे हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती एक चीज क्यों थोप रहे हो जब हम चाहते ही नहीं है. तो लॉ मेकर ने इस बात को समझा एंड ही क्रिएटेड द प्रोविजन. और उसने प्रोविजन बनाया. लिखेगा हे डिसेंटिंग शेयर होल्डर. ये कौन बोल रहा है? लॉ. हे नहीं बोल रहा, लॉ मेकर बोल रहा है. लॉ मेकर क्या कह रहा है? हे डिसेंटिंग शेयर होल्डर, तेरी बात भी सही है. तो ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास पावर है. दे कैन अप्लाई टू. और जो ये त्राही त्राही मचा रहे थे, अपने घर में मत मचाओ, एनसीएलटी में जाके मचाओ. और एनसीएलटी को बोलो हे एनसीएलटी बचा ले हमें, हम नहीं चाहते अपने राइट को चेंज कराना. तो आप किसको अप्लाई कर सकते हो? बोलो. आप बेटा एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हो. और एनसीएलटी को अप्लाई करके क्या बोल सकते हो कि प्लीज हमारे राइट चेंज मत करो. डिसेंटिंग शेयर होल्डर को ये पावर दे रखी है. और लिखेगा ये जब एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म एनसीएलटी 1 अप्लाई करेंगे. और ये यहां लगेगा रूल 68A ऑफ एनसीएलटी रूल्स 2016. तो दिस विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर. और ये अप्लाई कर सकते हैं किसको? एनसीएलटी को. और एनसीएलटी को क्या बोल सकते हैं कि प्लीज हमारे राइट ऑल्टर मत करो. जिसको हाँ बोलनी थी उसने बोल दिया, वो मरे कटे हमें क्या मतलब, हमारे राइट जो थे वैसे रहने दो. और ये सुनने के बाद एनसीएलटी इनकी बात सुनेगा एंड एनसीएलटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा. बात खत्म. आप मुझे बताओ क्या यहां पर क्या इट इज अ वेरी गुड प्रोविजन और नॉट? व्हाई इट इज गुड? बिकॉज मेजोरिटी प्रिवेल्स ओवर द माइनॉरिटी. बट क्या माइनॉरिटी शुड गेट सम प्रोटेक्शन ओवर देयर? हाँ या ना? ऐसे तो आप जबरदस्ती किसी भी माइनॉरिटी पे कोई भी चीज थोप दोगे, वो अच्छी बात है बुरी बात है. इसलिए लॉ मेकर ने यहां पे माइनॉरिटी को क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है, बचा लिया माइनॉरिटी को. क्या आप बताओ. अच्छा एक बात और पूछूं मैं आपसे. फॉर्म का नाम है. जब आप एप्लीकेशन लगाओगे एनसीएलटी को, तो क्या एनसीएलटी के जज को फोन करोगे ओए एप्लीकेशन आ रही है? तो एप्लीकेशन रिटर्न में जाएगी तो कौन से फॉर्म में जाएगी? एनसीएलटी 1 में जाएगी. और ये एनसीएलटी 1 में जाएगी. ये बात कहां लिखी है जैन साहब? रूल 68A ऑफ एनसीएलटी रूल 2016 है बेटा. यस, ऑनलाइन एनसीएलटी की वेबसाइट पे है. एनसीएलटी. अबे बोलना क्या सर? नो. क्यों नहीं? अबे वो लिख के दे देगा आई हियर बाई गिवन माई कंसेंट टू ऑल्टर द राइट्स ऑफ द शेयर. अबे कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी लाइन लिख के दे देगा ना, इस पे साइन ठोक देगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर. लल्लो नहीं होता.
कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी एक पेपर के ऊपर एक फॉर्मेट खुद बना देगा, फॉर्मेट है ही नहीं, तो कंपनी सेक्रेटरी खुद एक फॉर्मेट, और फॉर्मेट क्या, एक लाइन लिख के देगा, आई एम द शेयर होल्डर, माई नेम इज सो एंड सो, आई एम हैविंग सो मेनी नंबर ऑफ शेयर्स एंड आई वांट टू ऑल्टर, आई एम गिविंग माई कंसेंट टू ऑल्टर द शेयर्स, राइट्स ऑफ द शेयर। हाँ पागल, कोई बात नहीं। क्या आगे बढ़े? एक सवाल, द लास्ट क्वेश्चन, इफ यू आंसर दिस, should I ask? Will you answer? It's my open challenge, अगर आप इसका आंसर सही दे दो तो थप्पड़। क्या मिलेगा? इनको पढ़ाने के लिए भी पैसे चाहिए, क्या मिलेगा? मेरे को ले जा अपने घर उठा के, क्या मिलेगा बताओ यार? कह रहा क्या मिलेगा? जो तरीका यार ये कोई क्लास में, say sorry, good, you should be। चलो, ये क्वेश्चन का जवाब अगर आपने दिया तो मैं मान लूंगा हाँ भगवान ने आपको भी दिमाग दिया है। तारिक कह रहा है मैं दूंगा ये जवाब। ये कंपनी एक्सपेरिमेंट। तारिक ये सवाल आपके लिए, चलो आप खड़े हो जाओ प्लीज। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हाँ यहीं पे अच्छा, वाह बस चुप, अगले की मर्जी, आपको क्या दिक्कत है? नहीं नहीं तो पागल है, छोड़ तू। ये 100 शेयर होल्डर है, ये क्या है? 100 शेयर होल्डर। हंसने देना, हंसने दे, तेरे को फोकस। हाँ अब ये कंपनी एक्स लिमिटेड है और कितने शेयर होल्डर हैं? सारे सुनेंगे, ये तारीख जवाब देगा और सब आज ये सुनेंगे। कितने शेयर होल्डर हैं? 100। अच्छा ये कंपनी मेंबर्स के राइट वेरी करना चाहती है, मेंबर्स के राइट क्या करना चाहती है? वेरी। अब सुना, 100 शेयर होल्डर है, तारीख नहीं वो तो सही है, कितने शेयर होल्डर हैं? कितने की कंसेंट चाहिए? 75। 99 ने यस बोल दिया। कितने ने हाँ बोल दिया? 9 ने, और 1 ने नो बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं जनता से, पूरी जनता मुझे बताएगी असेंटिंग शेयर होल्डर कितने हैं? अबे असेंटिंग, सुनना भी बंद हो गया, अभी तो कोर्स आधा भी नहीं हुआ, अभी कान खराब हो गए, आगे कैसे बढ़ोगे? अजय असेंटिंग कितने हैं? 99। डिसेंटिंग कितने दोस्तों? क्या राइट चेंज होंगे या नहीं होंगे? 100 के होंगे या 90 के होंगे? पूरे 100 के होंगे, हाँ या ना? यस। क्या ये एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर, ये बेचारा बहुत परेशान है क्योंकि इसके राइट भी वेरिएशन में चले गए हैं। क्या ये एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर एनसीएलटी को बोल सकता माई बाप बचा लो? क्या ये अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को इन द फॉर्म एनसीएलटी 1 में, हाँ या ना? ये सवाल है एक तारीख के पास, तारीख पे तारीख, जवाब पे जवाब, जल्दी दे। क्या ये एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता है, हाँ या ना? कितने कह रहे हैं ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता है? फैंटास्टिक। कितने कह रहे हैं बिल्कुल नहीं करेगा? फैंटास्टिक आंसर। तो लिखिएगा द आंसर इज, यहां पर ये तारीख, ये जो एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर है ये एनसीएलटी में अप्लाई एक्चुअली, ये एक डिसेंटिंग शेयर होल्डर ये एनसीएलटी में अप्लाई एक्चुअली नहीं कर सकता। अब आप मुझसे सवाल पूछोगे क्यों? कारण लिखो। हाँ भाई बैठना तो पड़ेगा ही। कारण सुन लो जरा, याद रखिएगा, कारण सुन लो, कारण बहुत सॉलिड है। 100% कंसेंट कभी किसी चीज की नहीं हो सकती। कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं टांग अड़ा ही देता है और ऐसी टांगों को काट देना चाहिए। और लॉ मेकर ने ऐसी टांगों को काट दिया है क्योंकि टांग अड़ाने वाले कहीं ना कहीं से पैदा हो ही जाते हैं। आप कुछ भी कर लो। यार रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा मेरी बात सुनो। अबे रुक जा भाई, लेट मी कंप्लीट नाउ। अच्छा नाउ अब ध्यान से सुनिए मेरी बात।
याद रखे, आप कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, 100% कंसेंट किसी बंदे की आ ही नहीं सकती। और मैं आपको बताऊं, लोग अमिताभ बच्चन को भी गालियां दे देते हैं। तो आप 100% कुछ भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टांग अड़ा ही दे सकता है। तो इसलिए लॉमेकर कहता है, ध्यान से सुन लेना, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर मे अप्लाई टू द एनसीएलटी, बट याद रखिएगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर तभी अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम डिसेंटिंग शेयर होल्डर कम से कम 10% होने चाहिए। मिनिमम डिसेंटिंग शेयर होल्डर कम से कम 10% होनी चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9% है तो वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉमेकर कहता है रिजेक्ट और ऑब्जेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ मेजोरिटी का होना मैंडेटरी है। अदरवाइज ऐसे तो कोई भी आदमी 99 ने हाँ बोल दी, एक बोलेगा मेरे को अबे तेरे चक्कर में हम ये सारा ड्रामा खत्म करेंगे और तेरे को ज्यादा इतनी अच्छा शेयर बेच और दफा यहां से चल हटा। दैट इज द पॉइंट। Are you getting this? तो यहां पर सर कम से कम मेजोरिटी 10% होनी चाहिए इफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर रियली वांट टू मेक एन पिटीशन टू द एनसीएलटी कि आप अपना डिसीजन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो दैट इज गिवन ओवर देयर एंड दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 48। हाँ 10% देखना पड़ेगा। अगर वोटिंग राइट एक बंदे के पास 10% है तो ही कैन अप्लाई डेफिनेटली। 10% का क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। मिनिमम डिसेंटिंग शेयर होल्डर के पास 10% शेयर होने चाहिए, ओनली देन ही कैन अप्लाई फॉर द टू द एनसीएलटी। कौन से फॉर्म में अप्लाई होता है? एनसीएलटी 1 में। इज इट ओके ना यार? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लिखिएगा लास्ट सेक्शन फॉर द डे। ये एक छोटा सा सेक्शन है और ये मेंबरशिप का चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा सेक्शन है, लिखिएगा सेक्शन 57। अच्छा, इस चैप्टर में है ना कॉन्सेप्ट और है जो मैं अभी नहीं कराऊंगा। इसमें कॉन्सेप्ट है शेयर होल्डर एग्रीमेंट, लेकिन वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट अभी आप नहीं सीख पाओगे। पहले हम ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर करेंगे, उसके बाद ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो मैंने मेंबरशिप में डाला हुआ है, मैं भी छुड़वाऊंगा, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं समझाने वाली। सेक्शन 57 लिखेगा इम्पर्सोनेशन एज मेंबर। इम्पर्सोनेशन एज मेंबर है, क्या लग रहा है आपको? ये 5 है, 3 तो ऐसे बनता है गैस। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। सेक्शन 57 इम्पर्सोनेशन एज मेंबर। अच्छा, इम्पर्सोनेशन मतलब प्रिटेंड करना। इम्पर्सोनेशन मतलब प्रिटेंड करना। आप किसी को प्रिटेंड कर रहे हो, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी बट यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर अ मेंबर। क्या ये अच्छी बात है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखिए सुनिए। एक आपको एग्जांपल देता हूं और आप बताना ये सही था ये गलत था। क्या हुआ, हम लोग क्या करते थे, जैसे आप लोग हमारे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो हम है ना उनका एक आईडी कार्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आईडी कार्ड। आपको दे भी नहीं दे, सुनो ध्यान से। अभी अब एक आईडी कार्ड हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, उस आईडी कार्ड पे हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस आईडी कार्ड के ऊपर हम बच्चे के सब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, वो जो आईडी कार्ड था दैट इज, वो आईडी कार्ड दैट इज लाइक इस पीस ऑफ पेपर। जैसे मतलब पेपर का कार्ड होता था, वो पेपर का कार्ड हम बना के दे, गत्ता होता था, मतलब थोड़ा मोटा कार्ड होता था लेकिन वो पेपर का होता था। इट इज लाइक दैट। तो आप ऐसे समझ लो कि वो कुछ ऐसे होता था। तो दैट इज गिवन। तो मान लो ये एक आईडी कार्ड है, मोटा है, गत्ते का है, तो इसके ऊपर हम लोग बच्चे का नाम, उसने कौन से सब्जेक्ट लिए और साइन करके हम लोग स्टूडेंट को दे देते थे, ताकि जब वो एंट्री करे तो चेक करें कि भाई हाँ ये स्टूडेंट एनरोल्ड स्टूडेंट है या नहीं है। नाउ अब हुआ क्या, अब हम कार्ड कैसे बनाते थे? हम लिखते थे कंपनी लो, सेटिंग अप, JIGL। हमने मान लो ये कार्ड बना दिया, तो बच्चे ने कितने सब्जेक्ट लिए हैं? कंपनी लो, सेटिंग अप, JIGL, और हमने कार्ड बना दिया एंड दैट इज, और वहाँ पे हमने लिख दिया फुल पेड। क्या लिख दिया? फुल पेड। और वहाँ पे मैंने साइन कर दिया, कार्ड बन गया। अब ये कार्ड आपको मिल गया। अब जब आप एंट्री करेंगे तो कार्ड दिखाएंगे, तो वो जो बाहर आपको आप कार्ड चेक करेगा तो उसे क्या लगेगा? फुल पेड है। इज इट ओके? अच्छा, अगर किसी ने कंपनी लो लिया है तो उसके कार्ड में हम क्या लिखेंगे? उसके कार्ड पे हम क्या लिखेंगे? उसके कार्ड पे हम सिर्फ ये लिख देंगे, क्या? दैट इज कंपनी लो, सेटिंग अप, सिर्फ कंपनी लो लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे? फुल्ली पेड, एंड दैट इज साइन कर देंगे। इज इट ओके? ऐसे करेंगे ना। अब हुआ क्या, व्हाट हैपन, एक बच्चे ने कंपनी लो की क्लास ली। अब कंपनी लो की क्लास पे हमने उसे कार्ड बना के दे दिया। अच्छा, कार्ड क्या था? गत्ते का था, पेपर था।
तो फुल पेड हमने लिख के साइन करके दे दिया। उस बच्चे ने क्या किया, कंपनी लो, अच्छा उसमें फीस किस चीज़ की दी उसने, उस बंदे ने क्या किया पता है, कार्ड के ऊपर क्या कर दिया, अच्छा नीचे फुल्ली पेड साइन तो कर ही दिया था, तो उसने क्या कर दिया, SBC और JIGL और बाकी जो सब्जेक्ट थे टैक्स, SLCM, EBCL, नहीं पूरे सब्जेक्ट लिखे, FM, अकाउंट्स, बट ये सब लिख दिया। अब आप मुझे लिया क्या उसने, एक सब्जेक्ट, लेकिन उसने 8 लिख दिए उसके अंदर, और नीचे तो क्या लिखा हुआ है, फुल पेड और साइन। अब वो आ रहा है और सबको क्या दिखा रहा है, कार्ड, और अब स्टाफ क्या समझ रहा है, फुल पेड। इट इज अ इम्पर्सोनेशन एज स्टूडेंट। अब वो बंदा जब मान लो सिक्योरिटी लॉ की क्लास में आ रहा है तो वो कार्ड दिखा रहा है, तो वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ सिक्योरिटी लॉ, बट ही इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ सिक्योरिटी लॉ। इसको बोला जाता है इम्पर्सोनेशन एज स्टूडेंट। कैसा भी होता है, ऐसा तो हो चुका है हमारे साथ। तो हमने क्या एक्शन लिया, फिर हमने बोला इसको क्या करो, लेमिनेट कराओ। तो फिर आइडिया आया कि ये खाली गत्ता होगा तो इस पर तो कुछ भी लिख देंगे, पता चला इसी के नीचे फिर CS प्रोफेशनल भी लिख दिया। मतलब पता नहीं क्या हो जाए। तो फिर हमने उसे क्या करना स्टार्ट किया, लेमिनेशन। तो दैट इज जो उस स्टूडेंट ने किया वो क्या था, ही वॉज नॉट स्टूडेंट बट ही बिहेविंग लाइक अ स्टूडेंट ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो वो क्या था, इम्पर्सोनेशन एज स्टूडेंट। लेकिन यहां पे हम इम्पर्सोनेशन एज स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्पर्सोनेशन एज मेंबर। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लग रहा है इसके अंदर क्या होना चाहिए, लिखेगा लैंग्वेज, देखिएगा लिखेगा, इफ अ पर्सन deceitfully personates, deceitfully मतलब fraudulently, personate owner of the share and try to obtain any kind of benefits from company, then he shall be punishable। बस ये इतना ऐसा ही सेक्शन है, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है 4 नंबर की, ही शैल बी पनिशेबल। मतलब अगर आप एक कंपनी के मेंबर नहीं हो, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, बट आप फ्रॉडलेंटली कंपनी की मीटिंग में जाके बैठ जाते हो, कंपनी को ये शो करते हो यू आर अ मेंबर, डिविडेंड लेने की कोशिश करते हो, एंड यू आर नॉट अ मेंबर बट यू आर pretending that you are a member of the company, you just try to become the shareholder of the company, you try to get the dividend from the company, you try to get voting right of the company, and you are not a member of the company। तो in that very case क्या ये चीज़ सही है गलत है, तो he shall be punishable। क्या लगता है क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हाँ जी, सजाए मौत। सजाए मौत तो हमारे देश में रेप केस में भी नहीं दी जाती, यहाँ पे तो क्या देंगे, नहीं। तो हमारा देश तो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ को क्या बोला जाता है, कैपिटल पनिशमेंट। तो वो इस केस में थोड़ा सा हमारा देश लूज है। तो लिखिएगा यहाँ पे आपको जेल की सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट बोले तो जेल, और जो जेल है दैट इज इम्प्रिजनमेंट होगा, और दैट इज अच्छा मेरे को है ना ये इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा मज़ा आता है जेल लिखने में, फीलिंग आती है। नहीं अगर आप जेल लिखोगे ना फीलिंग, इम्प्रिजनमेंट मज़ा नहीं आता, हिंदी शब्दों का मज़ा ही अलग है। यस अगर आप देखो जरा, आप देखो मज़ा, आई एम जस्ट किडिंग, आप अगर किसी को गाली भी दोगे ना इंग्लिश में मज़ा नहीं आता। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज कैसी आवाज़ निकल आई इसकी, जेल। अच्छा तो मैं ना जेल लिखवाता था, तो हुआ क्या, बच्चा पेपर में जेल ही लिखाया। तो फिर मैंने उस दिन से मैंने कहा इम्पैक्ट जा रहा है तो रहने दो, जेल रहने दो। इम्प्रिजनमेंट, अच्छा उसे जेल की सजा होगी, इम्प्रिजनमेंट होगा कितना, लिखेगा ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल, और साथ में लगा लीजिएगा एंड। तो धोखेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी और लिखा हुआ है, और फाइन लगेगा, और फाइन भी ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। तो दैट इज गिवन ओवर देयर। हाँ जी, और एक सवाल और है, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो कहीं पे पेनल्टी लगती है
और कहीं पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट लगती है। ये वैसे मैंने पहले बताया हुआ है, आपने फिर पूछ लिया तो लिखेगा पूरे कंपनीज एक्ट में अगर कहीं पेनल्टी लिखी है तो पेनल्टी कौन लगाता है? आरओसी। कौन से सेक्शन में? 454 में। और अगर पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं जेल की सज़ा है या फाइन की सज़ा है तो वो जेल और फाइन की सज़ा कौन ठोकता है? स्पेशल कोर्ट। और स्पेशल कोर्ट के लिए कौन सा सेक्शन है मालूम? 435। तो ये कहानी है, यू शुड नो। पूरे कंपनीज एक्ट में पेनल्टी कौन लगाएगा? आरओसी। सेक्शन याद करो। ये कुछ चीज़ें हैं, ये पता ही होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि याद करोगे, याद करने वाला कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो मुझे बताओ पेनल्टी कौन लगाएगा? पेनल्टी आरओसी लगाएगा सेक्शन 454 में। और अगर जेल की सज़ा है और फाइन की सज़ा है वो कौन लगाएगा? स्पेशल कोड। कौन से सेक्शन में? 435 में। दैट इज स्पेशल कोड अंडर सेक्शन 435 एंड इट इज इम्पर्सोनेशन एज मेंबर सेक्शन 57। कोई भी मेंबर अगर कोई भी पर्सन मेंबर नहीं है और वो बस प्रिटेंड कर रहा है टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड ट्राई टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, तो दैट इज रॉन्ग एंड आपको ये सजा मिल सकती है सेक्शन 57। इसमें कुछ नहीं है, इस पर क्वेश्चन आएगा तो पेनल्टी के इसके ऊपर, फाइन के ऊपर और जेल के ऊपर आएगा बस। तो ये आपको याद करनी है, ये फाइन पेनल्टी जो भी है ये आप याद करेंगे प्लीज। तो दैट इज इम्पर्सोनेशन एज मेंबर। इसके अंदर एक टॉपिक बच गया, कौन सा? इसके अंदर सिर्फ एक चीज बची है, क्या? ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज शेयर होल्डर एग्रीमेंट। क्या होता है? तो ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, आपको टाइम जब आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जब चैप्टर करेंगे देन वी डिस्कस कि भाई शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्या होता है। तो अभी हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है और एक चैप्टर 3 क्लास हमने लगा दी इस एक छोटे से चैप्टर के ऊपर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर वॉज दैट इज मेंबरशिप। लल्लू, कोई बात नहीं। तो दैट इज मेंबरशिप चैप्टर। एनीवेज चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अभी हम लोग 10 मिनट और पढ़ सकते थे बट अभी नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई सेंस है नहीं। विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्ट ए में ही करेंगे।